हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 अगस्त 2020 संडे का डेली न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट न्यूज़ है कैट, ठीक है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब कि हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कि हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अलावा भी क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कंजर्वेशन अश्योर्ड है कि मतलब जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के उनको उनको किया जाए ताकि हमारे कंट्री में टाइगर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन अ मेजर बूस्ट टू टाइगर कंजर्वेशन अहेड ऑफ ग्लोबल टाइगर्स डे, ठीक है, मतलब कि ग्लोबल टाइगर्स डे पे जो 29 जुलाई को था उस पर क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, टाइगर को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे नॉन कंजर्वेटिव एरिया में, ठीक है, नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में। India's National Tiger Conservation Authority of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has recently announced the adaptation of conservation assured tiger standards across all the country's 15 tiger reserve, ठीक है। जैसे कि अभी जो ग्लोबल टाइगर्स डे पे क्या है, इंडियाज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये अनाउंस किया है कि वो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो 50 टाइगर रिजर्व्ड है उसके अलावा भी पूरी कंट्री में, ठीक है, उसको छोड़ के। These 50 tiger reserves are spread across 18 states containing over 70% of the world tigers population। ये जो 50 टाइगर रिजर्व्स है ये हमारे 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं, जिसमें क्या है, कंट्री की 70% टाइगर इन्हीं 18 स्टेट्स में, इन्हीं 15 टाइगर रिजर्व्स में प्रोटेक्ट है, ठीक है। It means India is the first among the 13 tiger range country to nationally adopt cats। मतलब कि इसका मतलब है कि जो 13 टाइगर प्रोटेक्टेड कंट्रीज़ है, टाइगर रेंज कंट्रीज़ है, उनमें से इंडिया पहले ऐसा कंट्री है जिन्होंने कैट को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। These bring India's total number of registered sites 94, which include sites outside the tiger reserve। इसका मतलब है कि अब हमारे पास टोटल क्या है, 94 साइट्स हैं, जिसमें कि 50 ये वाली साइट्स इंक्लूड है, बाकी 44 नॉन प्रोटेक्टेड साइट्स इंक्लूड है, ठीक है। These bring India's total number of the other 6 tiger rich countries implementing cats across 75 साइट्स इंक्लूड बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, मलेशिया, नेपाल, रशिया, ठीक है। और भी जो 6 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कैट को इम्प्लीमेंट किया है। 75 साइट्स हैं जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, मलेशिया, नेपाल, रशिया क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कैट इज़ अ कंजर्वेशन टूल दैट सेट्स बेस्ट practice and standard to manage target species and encourage assessment to benchmark progress। ये एक ऐसा टूल है जिससे क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से अच्छी तरीके से अपने टाइगर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको मरने से बचाया जा सकता है, ठीक है। टाइगर्स आर द फर्स्ट स्पीसीज सेलेक्टेड फॉर दिस इनिशिएटिव। ये इस इनिशिएटिव के लिए सबसे पहले किसको चुना गया था, टाइगर्स को ही चुना गया था, ठीक है। Cat is being adopted for use beyond tigers, including potentially jaguars, lions and freshwater dolphins। इसमें सिर्फ टाइगर्स ही नहीं है, टाइगर्स को पहले नंबर पे चुना गया था, फिर क्या हुआ, ये जैगवार्स, लायंस, फ्रेश वाटर डॉल्फिन सबके लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। Launched in 2013, the tool was developed in collaboration with field manager, tiger experts and government agency engaged in tiger conservation। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इसमें कौन कौन लोग मदद करते हैं, फील्ड मैनेजर, टाइगर एक्सपर्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारे टाइगर कंजर्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है लिडार टेक्नोलॉजी। लिडार टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट हिज मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम इन विच efforts would be made to provide water and fodder to animals in the forest itself to deal with the challenge of human animal conflict which is causing death of animals, ठीक है। अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगे, वो एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसमें क्या किया जाएगा, जो एनिमल्स हैं
उनको फूड और वाटर प्रोवाइड किया जाएगा फॉरेस्ट एरिया में। किस चीज़ को ध्यान में रखते किया गया, जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स है उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसकी वजह से क्या हो एनिमल मर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता चल पाता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे एक्चुअली में जानवर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको खाने और पानी की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। फॉर दिस लिडार बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस चीज़ के लिए क्या किया गया, पहली बार लिडार बेस्ड सर्वे को यूज़ किया गया। लिडार बेस्ड सर्वे क्या होता है, लिडार टेक्नोलॉजी में शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी आगे एक्सप्लेनेशन है। लिडार क्या होता है, एरोप्लेन में एक नीचे लेंस लगी होती है, ठीक है, उस जब एरोप्लेन जाएगा तो वो लेंस जब हमारे ज़मीन तक पहुँचेगी तो वो उस लेंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि नीचे फॉरेस्ट एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है, कौन सा एरिया है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फैसले ले पाएंगे। ठीक है, यही होता है लिडार टेक्नोलॉजी। It is a remote sensing method that uses light in the form of a pulsed laser to measure variable distance ranges to the earth। ठीक है, ये एक सेंसिंग मेथड है जो लाइट हमारी धरती तक पहुंचती है, हमारे अर्थ तक पहुंचेगी और उसका डिस्टेंस मेज़र करेगी। ठीक है, अर्थ से। और it is a method for measuring distance by illuminating the target with laser light and measuring the reflection with a sensor। जो उस सेंसर से रिफ्लेक्शन आएगा उसी से हम क्या करेंगे, हर चीज़ मेज़र करेंगे। ठीक है, these light pulses combined with other data recorded by the airborne system generate precise 3-dimensional information about the shape of the earth and its surface characteristics। वो क्या करेगी, वो जो 3-dimensional और भी जो हमारे जो डाटा है उनसे मैच करेगी, जैसे कि अर्थ का शेप क्या है, सरफेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जगह कैसी है, हर कुछ ये हमें बता देगा। ठीक है, अ लिडार इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ ए लेज़र, अ स्कैनर एंड स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, लेज़र लाइट, स्कैनर, जीपीएस, इसमें हर कुछ लगा होता है। ठीक है, एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म फॉर एक्वायरिंग लिडार डाटा ओवर ब्रॉड एरियाज। अगर हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है तो हम मेनली क्या करते हैं, एयरप्लेन्स या हेलीकॉप्टर के नीचे ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ लिडार्स आर, 2 टाइप के लिडार यूज होते हैं, एक टोपोग्राफिक, एक बैथीमेटिक। ठीक है, टोपोग्राफिक लिडार टाइपिकली यूज अ नियर इंफ्रारेड लेजर टू मैप द लैंड, while bathymetric lidar was used water penetrating green light to also measure sea floor and river ब्रेड एलिवेशन। क्या होता है, टोपोग्राफिक क्या होती है, हमारे लैंड के एरिया को कवर करती है कि लैंड कैसा है, डिजर्ट एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, ठीक है, ग्रीनरी है नहीं है, हर चीज़ को देखता है। और बैथोमेटिक जो होता है वो हमारे सी वाटर स्प्रेडिंग को, कि मतलब पानी के अंदर जाके देखता है कि उनके अंदर जैसे कि जो प्रीशियस मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या करता है, खोज करता है, बताता है। ठीक है, LIDAR system allows scientists and mapping professionals to examine both natural and man-made environment with accuracy, preciseness and flexibility। जो लिडार सिस्टम है वो क्या करता है, साइंटिस्ट की हेल्प करता है, प्रोफेशनल्स की हेल्प करता है एक मैप देने में, जो कि एक नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट और जो एक मैन मेड इन्वायरमेंट है, दोनों को क्या करता है, बताने में बहुत हेल्प करता है साइंटिस्ट की। बहुत ही एक्यूरेसी सही बताता है, प्रिसाइज छोटे में बता देता है, फ्लैक्सीबल बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल है, कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, यही होता है हमारा लिडार टेक्नोलॉजी। मिली कि एरोप्लेन के नीचे एक सेंसर लगा होता है जो कि हमारे अर्थ तक पहुंचता है, अर्थ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे जाके वो और डाटा के साथ कोलैबोरेट होकर बताता है कि एक्चुअली में नीचे का लैंड कैसा है, वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, यही हमें बताता है। ठीक है, थर्ड हमारा न्यूज़ है कवच। कवच क्या है, द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, कवच हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप Labs to develop a COVID risk assessment profile called Life's COVID Score। ये एक ऐसा मतलब सेंटर है, मतलब कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ऐसा टूल वो किया जा रहा है, इन्वेंट किया जा रहा है, जिससे क्या करें, हमें कोविड के अगर कोई सिम्टम्स है तो वो पहले ही पता चल जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए हमें बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो भी पता चल जाएंगे। ठीक है, एक्विली लैब्स जो कि इसके साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहा है, ठीक है, एक्विली लैब्स बना है, इज़ आर्म्ड विथ लाइफ्स अ क्लिनिकल, इसका नाम क्या दिया गया है, लाइफ्स। ठीक है, अ क्लिनिकल ग्रेड है, नॉन इन्वेसिव डिजिटल फंक्शनल बायोमेकर स्मार्टफोन टूल फॉर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, रूट कॉज एनालिसिस, एक्यूट इवेंट रिस्क असेसमेंट,
prognosis and home monitoring of chronic disease which they have reversed to life's covid score। ठीक है, ये क्या करता है, जो एक ये ऐसा क्लिनिकल ग्रेड नॉन डिजिटल फंक्शनिंग स्मार्टफोन टूल है जो कि क्या करेगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 के अगर कोई सिम्टम्स है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, The new technology will detect the possible infection in an asymptomatic individual to prioritize the conventional testing queue as well as carry out a risk assessment of an asymptomatic individual to become symptomatic and risk assessment of an एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल फॉर रिकवरी। ठीक है, मतलब कि जो एसिम्टोमेटिक लोग होंगे उनके में क्या करेगा, ये कोई भी अगर ऐसे केसेस हैं अंदर में, अगर कोई भी ऐसे उनके सिम्टम्स है तो उनको क्या करेगा, बाहर निकालेगा और उनको सिम्टोमेटिक बनाएगा कि नहीं आपको कोविड-19 है, आप जाके चेक करा लीजिए। ठीक है, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, इसका एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे लोग जाके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग न्यूज़ है हमारा। ठीक है, एरियल सीडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, The Haryana Forest Department has started aerial seeding across the state on a pilot basis। ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया है एरियल सीडिंग। ठीक है, पायलट बेसिस पे। मतलब ये एरियल सीडिंग क्या होता है, एरोप्लेन से हम क्या करेंगे, एक बुलेट छोड़ेंगे जो कि जहाँ पे ऐसे एरिया है जहाँ पे हम जा नहीं पाते हैं, जहाँ पे हम प्लांटेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, वहाँ पे एरोप्लेन के थ्रू एक बुलेट छोड़ा जाएगा। ठीक है, एक बुलेट छोड़ा जाएगा जिस बुलेट में क्या होगा, अंदर सीड्स डले होंगे प्लांटेशन के, जो भी प्लांटेशन होता है मैंग्रोव वैसी जगह पे। ऐसे नहीं है कि आम के पेड़ नहीं लगा दिए जाएंगे, जो मैंग्रोव या और भी चीज़ें होती हैं वो लगाया जाएगा। ठीक है, जो भी प्लांटेशन होगा वहाँ पे लगाया जाएगा, उसके सीड्स डाले जाएंगे और उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वो जाके बुलेट जो है वो ज़मीन में जाके धंस जाएगा, वहाँ पे प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही है। These techniques will allow plantation in section of the Aravalli that are either difficult to access or inaccessible altogether। ये अभी कहाँ पे शुरू हुआ है, अरावली में शुरू हुआ है, जहाँ पे हम जा नहीं सकते, जाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, और बहुत लोग साथ में नहीं जा पा सकते। It is a techniques where seed balls, seed covers with a mixture of clay, compost and other components are sprayed on the ground using aerial devices including प्लांट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लेन्स है। इसमें क्या होगा, वही चीज़ जो बताया, सीड बॉल्स बना के फेंके जाएंगे जो कि किससे कवर्ड होंगे, क्ले से कवर्ड होंगे, जो कि जाके क्या किए होंगे, ग्राउंड में धंस जाएंगे। किसकी मदद से किया जाएगा, प्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन की मदद से इसको किया जाएगा। इट इज़ अ फायर एंड फॉरगेट वे ऑफ प्लांटेशन वेयर नो अटेंशन इज नीडेड आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ सीड। ये एक फायर और फॉरगेट, मतलब फायर करके भूल जाओ, ऐसा इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम नॉर्मल प्लांटेशन करते हैं तो उसको पानी देना, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बस जाओ, बुलेट छोड़ो और फिर उसको भूल जाओ, वहाँ पर अपने आप प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, A surface that is loose or rough with cracks or ample residue cover works best। ठीक है, एक ऐसा सर्फेस जो बहुत क्रैक हो चुका है, ठीक है, और अपनी रफनेस बहुत रफ हो चुका है, लूज हो चुका है, वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, वो जगह इसके लिए बेस्ट होती है। With a loose and rough surface, the chances of a seed making soil contact and landing in areas with soil moisture is enhanced। जो सरफेस रफ हो जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि सीड जाके नीचे लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, लैंड से अपना कांटेक्ट बना लेगा और वहाँ पे प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इन्हांस्ड हो जाएगी उसकी मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंबल रिवर। ठीक है, द सेंटर इन कोलैबोरेटिंग विद द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट लार्ज एरिया ऑफ रेवाइंस इन ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ एमपी इनटू अरेबल लैंड। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो बहुत बड़ा एरिया में ग्वालियर चंबल है उसको किस में बदला जाएगा, अरेबल लैंड में बदल दिया जाएगा। ठीक है, द चंबल इज़ द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। जो चंबल है वो क्या है, रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इट राइजेज इन द विंध्या रेंज
साउथ ऑफ मऊ वेस्टर्न मध्य प्रदेश स्टेट्स। ये क्या विंध्या रेंज से शुरू होती है, साउथ ऑफ मऊ तक जाती है और वेस्टर्न मध्य प्रदेश स्टेट को पूरा ये कवर करती है, ठीक है। इट फ्लोज अमंग एमपी राजस्थान एंड ज्वाइंस द रिवर यमुना एंड यूपी। ये क्या करती है, एमपी राजस्थान से होते हुए रिवर यमुना को यूपी से क्या करती है, कनेक्ट करती है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही बताया गया है जो वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से जो है सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि जो लार्ज एरिया ऑफ रेवाइंस है ग्वालियर का, उसको क्या कर दिया जाएगा, चंबल बेल्ट ऑफ एमपी इनटू अरेबल लैंड में बदल दिया जाएगा, ठीक है। जो चंबल बेल्ट ऑफ एमपी है और ग्वालियर का रेवाइंस है लार्ज एरिया को, उनको किसमें, अरेबल लैंड में बदल दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5th न्यूज़ था। 6th न्यूज़ है हमारा स्टैंडर्डाइज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स डायमेंशंस ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट क्या बोलता है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैव पब्लिश्ड अ नोटिफिकेशन टू अमेंड रूल 93 रिलेटिंग टू डायमेंशन ऑफ मोटर व्हीकल्स अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। इसमें क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट है हाईवेज के, उन्होंने पब्लिश ये नोटिफिकेशन किया है कि वो अमेंड रूल 93 को क्या कर रहे हैं, रिलेटिंग टू डायमेंशन ऑफ मोटर्स व्हीकल्स अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल। वो क्या कर रहे हैं, जो मोटर व्हीकल्स के डायमेंशंस हैं उसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। किसके अंडर में, रूल 1989 के अंडर में, मोटर व्हीकल रूल एक्ट 1989 के अंदर में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, These amendments would provide for standardization in the dimension of the motor vehicle which would be in line with international UNECE standards। ये amendment ये प्रोवाइड कराता है कि जो मोटर व्हीकल्स के डायमेंशंस है उसमें चेंजेस आएगा, मतलब उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब जो उनके डायमेंशंस है उनको बढ़ाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, इंटरनेशनल UNECE है उसके स्टैंडर्ड्स को क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। इट इज़ अ स्टेप बाय द मिनिस्ट्री, wait a minute friends, it is a step by the ministry to improve the logistics efficiency in the country as the enhanced dimension would provide for extra passenger or extra carrying capacity within the prescribed weight। ये क्या किया, ये स्टेप मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, जो कि क्या करेगा, ये इफ़िशियंसी बढ़ाएगा कंट्री की, ठीक है। अगर हम डायमेंशन को इन्हांस करते हैं तो उससे क्या होगा, हम एक्स्ट्रा पैसेंजर्स और एक्स्ट्रा कैरिंग कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाएगी उसी वेट में, ठीक है, प्रिस्क्राइब वेट में, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को कैरी कर पाएंगे। अगर हम उसका डायमेंशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ बढ़ाते हैं, तो हम ज़्यादा लोड भी कैरी कर पाएंगे और ज़्यादा पैसेंजर को भी क्या कर पाएंगे, कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अबाउट यूएनईसी क्या है, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है। इट वाज सेट अप इन 1947 बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोसॉक। ये 1947 में सेट हुआ था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये जो यूनाइटेड नेशन के 5 रीजनल कमीशन है उनमें से एक है, ठीक है। UNEC's मेजर एम इज टू प्रमोट पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसका मेजर एम क्या होता है कि पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, ठीक है। UNECE इंक्लूड 56 मेंबर स्टेट्स। जैसा कि हम लोग यूरोपियन सुन रहे हैं, यूरोप, तो इसमें सिर्फ यूरोप ही नहीं शामिल है, ठीक है, इसमें और भी 56 मेंबर स्टेट शामिल है, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, ठीक है। ये था हमारा 6th न्यूज़। हमारा 7th न्यूज़ क्या है, व्यापार माला एक्सप्रेस, ठीक है। हमारे इसके बारे में देख लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, नॉर्दर्न रेलवे रेन फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। जो नॉर्दर्न रेलवेज है उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है, ठीक है, रन कराया है। रेलवेज हैज़ अर्न मोर देन 94 लाख रुपीज़ फ्रॉम दिस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने क्या किया है, 94 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा इस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन से कमा लिया। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये, तो देख लेते हैं। दिस इज एन एक्सप्रेस सर्विस वेयर पीस मील स्टॉक विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ शॉर्टर टाइम। ये एक एक्सप्रेस है जिसमें मील, जो कि सामान होते हैं, कच्चे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो अपने डेस्टिनेशन में कम से कम टाइम तक में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली किशनगंज फॉर जिरानिया एंड इट विल कवर
कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2673 किलोमीटर। ये कहाँ से चलेगी? दिल्ली किशनगंज से चलेगी, जिरानिया से, जो कि क्या करेगी 2673 किलोमीटर की रेंज को कवर करेगी फ्रॉम पंजाब टू त्रिपुरा, पंजाब से त्रिपुरा तक जाने में, ठीक है। The movement of the train will be constantly monitored with no delays e-road to ensure its timely arrival at जिरानिया, ठीक है। इसके मूवमेंट को हमेशा क्या किया जाएगा? कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा ताकि जो बीच में रूट में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, और ये टाइमली क्या करे, जिरानिया पहुंच जाए, ठीक है। दिस ट्रेन हैज़ 46 वैगन, व्हीट वॉज लोडेड इन 34 वैगन at Gunia station of Firozabad division by Food Corporation of India and in the remaining rice and pulses have been loaded, ठीक है। इसमें 46 वैगन लोड किए जाएंगे, जिसमें से क्या होगा 34 होगा व्हीट, जो कि गुनिया में फिरोजाबाद के गुनिया स्टेशन पे लोड किया जाएगा, FCI को लोड करेगी, बाकी रिमेनिंग राइस और पल्सेस लोड किए जाएंगे, ठीक है। इट विल हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स इन मूविंग देयर कार्गो थ्रू रेलवेज इन अ शॉर्ट टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी हेल्प करेगा ताकि वो अपना क्रॉप जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके कम से कम प्राइस में और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से, ठीक है। एट्थ हमारी न्यूज़ क्या है? अनदर सेरो सर्वे, ठीक है। अनदर सेरो सर्वे, इसका क्या मतलब है? कंटेक्स्ट इसका देख लेते हैं। ऑन सैटरडे अगस्त 1 दिल्ली इनिशिएटेड अ सेकेंड सेरोलॉजिकल सर्वे अक्रॉस द 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कैपिटल टू एस्टिमेट द percentage of the population that could have developed antibodies against the novel coronavirus। जो अगस्त 1 को क्या किया है, दिल्ली ने दूसरा सेरोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट किया है, जिससे पता चल जाएगा कि कितने लोगों के अंदर अपने आप क्या हो चुकी है, एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो चुकी हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। ऐसा तो होता है कि बहुत लोगों के अंदर क्या हो, कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, तो उनके अंदर क्या है, अपनी एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हो गई हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में मेरी, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे बताइएगा, जो मेरी जुलाई की न्यूज़ एनालिसिस है मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से कवर करके बताऊँगी, ठीक है। एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है, अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। यही पता करेगा कि कितने लोग सार्स कोविड-19 से इफेक्टेड है और कितने लोगों के अंदर अपने आप क्या हो चुकी है, एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो चुकी हैं। अगेन व्हाट इज सेरो सर्वे? कि a serological or servo survey is intended to detect whether the person being tested has developed antibodies against the coronavirus। ये सर्वे इसीलिए होगा, टेस्ट इसीलिए किया जाएगा ताकि पता चल सके कि उनके में जितने लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम टू फाइट एक्सटर्नल ऑर्गेनिम्स लाइक वायरसेस दैट एंटर द बॉडी। एंटीबॉडीज कुछ नहीं होती, ये प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है, अगर हमारे अंदर कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, एंटीबॉडीज जनरेट कर देता है, जो एक तरीके की प्रोटीन होती है, ठीक है। Was first survey conducted all over India? The first sero survey was done all over the country by the Indian Council of Medical Research in collaboration with the State Health Department, the National Center of Disease Control NCD and WHO India। इन चारों ने मिलकर फर्स्ट सर्वे किया था ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। Conducted in May 2020 to get the estimate account of people infected with the virus। ये मई 2020 में हुआ था, ये जानने के लिए हुआ था कि कितने लोग वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। In Delhi the surveys were carried out in the containment zone of the South East District and found a सेरो पॉजिटिविटी ऑफ 9% to 11%। ये क्या हो रहा है, कंटेनमेंट जोन में हो रहा है, ठीक है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें पता चला है कि 9% से लेकर 11% तक सेरो पॉजिटिविटी है, मतलब उनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। व्हाट इज न्यू इन दिस सर्वे? इस सर्वे में नया क्या है, ठीक है।
ये जो हमारा दिल्ली में हुआ था उसमें हमें पता चला था कि 9 to 11% लोग क्या है इन्फेक्टेड है। अब ये सर्वे में नया क्या है, व्हाट इज़ न्यू इन दिस सर्वे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम संडे बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। ये संडे को स्टार्ट हुआ है, किसके कोलैबोरेशन में? NCDC से कोलैबोरेशन में, ठीक है। इट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ एवरी मंथ इन ऑर्डर टू कंसिक्वेंटली मॉनिटर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द डिसीज इन द कैपिटल, ठीक है। ये हर महीने के फर्स्ट 5 डे में ये होगा, कंडक्ट किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि कितने लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो, कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। This survey by the Delhi government will be smaller than the previous survey carried out in Delhi by the NCDC. This survey will cover 15,000 people. ये सर्वे क्या होगा? जो दिल्ली में पहला सर्वे हुआ था उससे छोटे में होगा। ये सिर्फ 15,000 पीपल्स को क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है। टीम्स ऑफ सर्वेयर्स विल गो डोर टू डोर टू कलेक्ट सैंपल। जो सर्वेयर्स होंगे, मतलब जो सर्वे करेंगे, उनकी टीम क्या करेगी? लोगों के घर घर तक जाएगी सैंपल्स कलेक्ट करने, ठीक है। सैंपल विल ऑल्सो बी कलेक्टेड एट डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर। यहाँ या तो एक कलेक्शन सेंटर बना दिया जाएगा, लोग वहाँ पे भी जाके अपना सैंपल्स दे सकते हैं, ठीक है। एंड नोट क्या है? Districts have been told to ensure that 25% of the sample should be participants younger than 18 years of the age. 25% सैंपल उन लोगों का लिया जाएगा जो 18 साल से कम के हैं। 50% सैंपल शुड बी ऑफ इंडिविजुअल इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 49 ईयर्स। 50% सैंपल्स उनका लिया जाएगा जो 18 से 49 ईयर्स ओल्ड के होंगे, ठीक है। एंड अदर 25% ऑफ सैंपल शुड कम फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स एज 50 ईयर्स और ओल्डर। और अनदर जो 25% है वो 50 साल से ऊपर के लोगों का किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंटेंडेड टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज अमंग डिफरेंट एज ग्रुप। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें हर एज ग्रुप के लोगों की रिकवरी पता चल सके, ठीक है, प्रोग्रेस पता चल सके। ये था हमारा 8 न्यूज़। हमारा 9th न्यूज़ है वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड कौन होते हैं, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट कहता है, एयर मार्शल VR चौधरी AVCM VM टुक ओवर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयर फोर्स CIAF ऑन 1 अगस्त 2020। उनको क्या कर दिया जाए? एयर ऑफिसर कमांडिंग बना दिया गया है 1 अगस्त 2020 को एयर मार्शल VR चौधरी को, ठीक है। द एयर मार्शल टुक ओवर कमांड फ्रॉम एयर मार्शल B सुरेश PVCM AVCM VM ADC। वो क्या करेंगे? इन सब चीज़ों पे क्या करेंगे? कमांड करेंगे, ठीक है। What is वेस्टर्न एयर कमांड? अब वेस्टर्न एयर कमांड होता क्या है? द वेस्टर्न एयर कमांड WAC इज द रीजनल कमांड फॉर इंडियन एयर फोर्स। ये क्या होता है? इंडियन एयर फोर्स का एक रीजनल कमांडर होते हैं, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एरियल डिफेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी एरियल डिफेंस होते हैं, ठीक है, एरियल डिफेंस मतलब एयर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि जो भी फाइटिंग होती है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू, उसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। द एरिया ऑफ प्रोटेक्शन अंडर इट, एक मिनट फ्रेंड्स, The area of protection under it extends from Jammu and Kashmir to Rajasthan, also covering the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, New Delhi and Western UP। ठीक है, इसका जो एरिया था प्रोटेक्शन का उसको बढ़ा दिया गया है, जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक कर दिया गया है, और ये बाकी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी ये क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है। It is headed by an air officer commanding in chief WAC of the rank of air marshal। ये किसके द्वारा हेड किया गया? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है उनके द्वारा, जो कि एयर मार्शल के रैंक में आते हैं, ठीक है। अंडर द CNC come the senior air staff officer, senior maintenance staff officer and senior officer in charge of administration। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
ऑफ द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल, ये सब इसके अंडर आते हैं। व्हाट इज AMVR चौधरी, कौन है AMVR चौधरी, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। एयर मार्शल VR चौधरी वॉज कमीशनड इन टू फाइटर स्ट्रीम ऑफ द IFR ऑन 29 दिसंबर 1982 एज अ फाइटर पायलट। इनको एज अ फाइटर पायलट 29 दिसंबर 1982 को किया गया था, ठीक है, स्ट्रीम किया गया था। ही हैड मोर देन 3800 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस इन सर्विस। इनको 3800 घंटे से भी ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है अपने सर्विसेज में, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फ्लाइंग ऑपरेशंस ही हैड फ्लाइंग ऑन MiG-21, 23, MiG-29, Su-30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट। इनको जो भी जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्लाइंग ऑपरेशंस है उन्होंने ये सब किए हैं, ठीक है। ही वॉज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए फ्रंट लाइन फाइटर स्क्वाड्रन एंड हैज़ ऑल्सो कमांडेड अ फ्रंट लाइन फाइटर बेस। इन्होंने क्या किया, जो फ्रंट लाइन फाइटर स्क्वाड्रन है ऑफ कमांड फ्रंट लाइन फाइटर बेस को भी कमांड किया है, ठीक है। ही वॉज एन एयर वाइस मार्शल बिफोर ही टूक ऑफ द कमांड ऑफ चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। ये क्या थे, पहले एयर वाइस मार्शल थे वेस्टर्न एयर कमांड बनने से पहले, ठीक है, उसकी कमांड ये संभालते थे। इंड नोट इसका देख लेते हैं। प्रायर टू हिज प्रेजेंट अपॉइंटमेंट ही वॉज द सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ईस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। इन प्रेजेंट अपॉइंटमेंट के पहले वो क्या थे, एक सीनियर स्टाफ ऑफिसर थे ईस्टर्न एयर कमांड के, ठीक है। द एयर मार्शल इज एन एल्यूमिनियस ऑफ द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, बस यही बता रहा है। टोटल एयर कमांड्स कितने हैं इंडिया में, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़रूरी पॉइंट्स है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। द इंडियन एयर फोर्स करेंटली ऑपरेट 7 एयर कमांड्स। वो अभी तक में हमारे पास 7 एयर कमांड्स है, ठीक है। ईच कमांड इज हेडेड बाय एन एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। हर एक कमांड को किसके द्वारा हेड किया जाता है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल के थ्रू क्या किया जाता है, उसको कमांड किया जाता है। ये सातों के नाम है, वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, साउथ एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड, मेंटेनेंस कमांड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सी लेवल राइज। सी लेवल राइज जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पर्सपेक्टिव में एक न्यूज़ है, वो आप देख लीजिए। इसका कंटेक्स्ट क्या कहता है, इन साइंटिफिक रिपोर्ट रिसर्चर्स प्रिडिक्ट दैट बाय 2100 the global population potentially exposed to episodic coastal flooding will increase from 128 to 171 million to 176 to 287 million। क्या है, हमें एक साइंटिफिक रिपोर्ट के थ्रू ये कहा जाता है कि जो हमारी सी फ्लोर है, फ्लडिंग है, वो इतने से बढ़कर इतनी हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज सी लेवल राइज, सी लेवल राइज है क्या। Sea level rise is an increase in the level of world's ocean due to the effect of global warming. These result in ocean level rising worldwide. Land-based ice such as glacier and ice sheets is greatly affected by global warming as well. इसमें क्या बोल रहे हैं, सी लेवल राइज इज इंक्रीज इन, मतलब जो वर्ल्ड ओशन का पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी है, उसको बढ़ता है, ठीक है, वो बढ़ रहा है दिन पे दिन, यही होता है सी लेवल राइज, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है, जो ओशन लेवल राइजिंग जो हमारे ओशन में है, ठीक है, ओशंस के जो पानी है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। जो लैंड बेस्ड आइस हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस शीट्स है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट कर रही हैं, इसलिए वो सब क्या हो रही है, पिघलती जा रही हैं और हमारा क्या है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। The oceans then absorb the majority of these heats as water becomes warmer, it expands. This results in ocean level rising worldwide, ठीक है। जो ओशन वाटर है हमारा, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल में क्या कर रहा है, हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम पानी वानी को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, तो पानी क्या हो रहा है, फैल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा सी लेवल एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। These ocean then absorb the majority of the heat as water becomes warmer, it expands. This results in ocean level rising worldwide in place like Antarctica and Greenland. ये कहाँ कहाँ हो रहा है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में इसका हमें देखने को भी मिल रहा है कि वहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या कहता है, ठीक है। द रिसर्चर नोट दैट सी लेवल राइज SLR इज अ वेल एक्सेप्टेड
वो रिसर्च कहती है कि हाँ ये एक्सेप्टेड है, ये हो रहा है, ठीक है, वो उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है, ठीक है। कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्यों हो रहा है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। द स्टडी हैज़ फाउंड दैट ग्लोबल, एक मिनट फ्रेंड्स, globally of the 68% of area that is prone to coastal flooding, over 32% can be attributed to regional SLR, ठीक है। जो हमारे 68% एरिया है प्रोन कोस्टल फ्लडिंग की, उसमें से क्या है 32% क्या हो रही है, ये SLR से, मतलब इसमें SLR दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। they say will significantly increase coastal flooding by 2100, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है ये 2021 तक एकदम बहुत ज़्यादा सी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। एज पर दिस असेसमेंट 0.5 to 0.7% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज एट अ रिस्क ऑफ एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग बाय 2100, ठीक है। इस असेसमेंट के थ्रू ये पता चला है कि जो हमारा लैंड एरियाज है उस वो इस कोस्टल फ्लडिंग से 21,000 तक 2100 तक क्या है बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएगा, ठीक है। इम्पैक्टिंग 2.5 to 4.1 ऑफ द पॉपुलेशन, और ये हमारी पॉपुलेशन कितने परसेंट पॉपुलेशन को हार्म करेगी, 2.5 से लेकर 4.1% तक पॉपुलेशन को हार्म कर सकती है, ठीक है। अज्यूमिंग देयर इज़ नो कोस्टल डिफेंसेस और अडेप्टेशन मेजर इन प्लेस, और ये अज्यूम किया जा रहा है वहाँ पे अभी तक कोई भी क्या किया जा रहा है, मेजर्स नहीं लिए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी डिफेंसेस नहीं किए गए हैं। हाउ इट विल इफेक्ट अस, अब ये हमें कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। It can have devastating effect on coastal habitats further inland. It can cause destructive erosion, wetland flooding, aquifer and agriculture, soil contamination with salt and lost habitat for fish, birds and plants. ये हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब कर देगी, क्योंकि अगर हमारा सी लेवल राइज हो जाएगा तो सॉल्टेड पानी आ जाएगा, हमारे बर्ड्स प्लांट्स सबके रहने की जगह को क्या कर देगी, ख़राब कर देगी, ठीक है। हायर सी लेवल्स आर कंसाइडिंग विथ मोर डेंजरस हरिकेन्स एंड तूफान्स दैट मूव मोर स्लोली एंड ड्रॉप्स मोर रेन्स, ठीक है। ये क्या है, तूफान्स और हरिकेन्स के भी चांसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बारिश पानी क्योंकि ज़्यादा आता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू मोर पावरफुल स्टॉर्म्स सच दैट कैन स्ट्रिप अवे एवरीथिंग इन देयर पाथ, ठीक है। एक बहुत जैसे भारी सर्ज जैसे पावर स्टॉर्म की तरह आके वो अपने साथ सब कुछ ले जा भी सकता है, ठीक है। जैसे पानी का बहाव देखते हैं ना, वो आता है और अपने एक झटके में सब कुछ बहा के ले जाता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी फ्लडिंग इन लो लाइंग कोस्टल एरिया इज फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू हायर ग्राउंड्स एंड मिलियंस मोर आर वनरेबल फ्रॉम फूड रिस्क एंड अदर क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे लोगों को अपना क्या माइग्रेट करना पड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और बहुत सारे लोग क्या हो सकते हैं, फूड रिस्क में फ्लड रिस्क में आ सकते हैं, ठीक है, उनको मतलब उनकी जान का खतरा हो सकता है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट अगर ऐसा कुछ मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ तो। व्हाट आर द रीजंस ऑफ सी लेवल राइज, अब सी लेवल राइज के क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। पहला तो है हमारा थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। व्हेन वाटर हीट्स अप इट एक्सपेंड्स, अबाउट हाफ ऑफ द सी लेवल राइज ओवर द पास्ट 25 ईयर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब वाटर हीट कर देता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड कर देता है। आधे से भी ज़्यादा सी लेवल क्या हुआ है, राइज हुआ है पिछले 25 सालों में। इट एट्रीब्यूट्स टू वार्मर ओशन सिंपली ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, ठीक है। 25 सालों से आधे से भी ज़्यादा सी लेवल क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, इस वजह से। मेल्टिंग ग्लेशियर, दूसरा रीज़न है हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लार्ज आइस फॉर्मेशन सच एज माउंटेन ग्लेशियर नेचुरली मेल्ट अ बिट ईच समर, ठीक है। जो हमारे माउंटेन ग्लेशियर्स है वो सब क्या कर रहे हैं, अपने आप पिघलते जा रहे हैं गर्मियों में। इन द विंटर स्नोज प्राइमरी फॉर्म इवोपरेटेड सी वाटर्स आर जनरली सफिशिएंट टू बैलेंस आउट द मेल्टिंग, ठीक है। अगर विंटर में होते हैं तो वो कर लेता है, लेकिन समर में वो बहुत ज़्यादा में कर रहे हैं, इस वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा सी लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हाउ वी कैन अडेप्ट टू दीज थ्रेड, हम इस थ्रेड्स को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिस्क मैनी कोस्टल सिटीज आर ऑलरेडी प्लानिंग अडेप्टेशन मेजर्स टू कोप विद द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर सी लेवल ऑफन एट कंसिडरेबल कॉस्ट। ऐसा रिस्क देखते हुए बहुत सारी जो कोस्टल सिटीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की है कम कॉस्ट में, ठीक है, और लंबे समय तक के लिए। बिल्डिंग सी वॉल्स
rethinking roads and planting mangroves or other vegetation to absorb water are all being undertaken. वहाँ पे क्या सी वॉल्स बनाने के चांसेस बनाने चाह रहे हैं, रोड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, प्लांट मैंग्रूव लगाना चाह रहे हैं और अदर वेजिटेशन जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा कुछ प्लानिंग हो रहा है, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इन जकार्ता $40 billion project will aim to protect the city with an 80-foot high sea wall. ठीक है, जकार्ता में $40 बिलियन इस प्रोजेक्ट पे खर्चा हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोग 80 फुट हाई सी वॉल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है. रोटरडैम, home of the Global Center on Adaptation, has offered a model to other cities seeking to combat flooding and land loss. ठीक है, जो रोटरडैम है वो भी क्या है, ग्लोबल सेंटर है और वो भी सब अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, मॉडल्स अलग अलग बना रहा है कोस्टल फ्लडिंग से बचने के लिए और लैंड लॉस होने से, ठीक है. नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड. वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है कि पहले क्या होता था, हर अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग राशन कार्ड्स होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब अगर एक सिटी का राशन कार्ड है तो वो कहीं भी चल जाएगा, ठीक है. ऐसे लोग क्या होते थे, अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे तो उनको फूड की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी. अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है. कंटेक्स्ट देख लेते हैं. 4 more स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड लिंक्ड विथ वन नेशन एंड वन राशन कार्ड स्कीम. ये जो 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, ये सब क्या कर लिए, अपने आप को लिंक कर लिए वन नेशन एंड वन राशन कार्ड. मतलब यहाँ इन चारों शहरों में क्या होगा, अब एक नेशन का एक राशन कार्ड होगा. अगर कहीं का भी राशन कार्ड आप लेके चल जाओगे तो वहाँ आपको अनाज, फूड्स जो है कम दामों में PDS सिस्टम से मिल जाएगा, ठीक है. What is वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या? द वन नेशन वन राशन कार्ड इज एन एम्बिशियस प्लान एंड endeavor ऑफ DOFDS टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ फूड सिक्योरिटी. ये किस लिए बना है कि ये सिक्योर हो सके कि हमारे जो नेशन में क्या है, हर किसी को फूड मिले, कोई भूखा ना रहे. जो PDS सिस्टम चल रहा है उसका बेनिफिट हर कोई क्या करे, उठा सके. इसीलिए क्या बना है, ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बना है, ठीक है. Entitlement to all beneficiaries covered under the National Food Security Act 2013. जितने भी हमारे लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA के अंदर रजिस्टर्ड है, उन सबको क्या हो सके, राशन कार्ड PDS सिस्टम की क्या सुविधा मिल सके. It is irrespective of their physical location anywhere in the country by implementing nationwide portability of ration card under the ongoing central sector scheme on integrated management of public distribution system in association with all states union territories. इसमें हो रहा है कि कहीं भी किसी शहर में भी एक राशन कार्ड से अनाज मिल सके, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, क्या होगा कि लोगों के आधार कार्ड से क्या होगा, वो लिंक्ड होगा. लोग कहीं के भी जाएंगे, वो बस मशीन में कार्ड डाला जाएगा, ये देखा जाएगा कि हाँ ये पहले कहीं रजिस्टर्ड है, तो इनको क्या हो जाएगा, अनाज मिल जाएगा. अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 अबाउट 81 crore person are entitled to buy subsidized food grain. Rice at 3 रुपये kg, wheat at ₹2 per kg and coarse grain at ₹1 kilogram for their designated fair price shops, ठीक है, ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जैसे कि बोला जा रहा है कि जो अभी तक का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें क्या 81 करोड़ पर्सन जो हैं वो सब्सिडाइज दामों में फूड लेते हैं, जो कि 3 रुपये kg चावल होता है, 2 रुपये kg गेहूँ उनको मिलता है और अदर कोर्स ग्रेन उनको 1 रुपये kg मिलता है, जो कि वो कोई भी फेयर प्राइस शॉप से ले सकते हैं या अपने PDS से ले सकते हैं, ठीक है. सिंस व्हेन इट इज़ इन एक्सरसाइज, कब से ये है एक्सरसाइज में आए. वर्क ऑन दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टेट अबाउट 2 years back when the government launched a scheme called Integrated Management of Public Distribution System in April 2018 to perform the public distribution system in the country. ये 2 साल पहले से वर्क कर रहा है, जब हमारा IMPDS सिस्टम चालू हुआ था अप्रैल 2018 से, ठीक है. द PDS सिस्टम वॉज मेयर्ड विथ इनएफिशिएंसी लीडिंग टू लीकेज इन सिस्टम. जैसा कि हम लोग जानते हैं PDS सिस्टम का क्या होता है, सुविधा हर किसी को नहीं मिल पाता है. क्यों? क्योंकि जो हमारी लीकेज सिस्टम है, ठीक है, हमारे
पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम में एक लीकेज है उसके वजह से, ठीक है। द प्लग द लीकेज सिस्टम एंड मेक द सिस्टम बेटर, द गवर्नमेंट स्टार्टेड द रिफॉर्म प्रोसेस। इसी लीकेज सिस्टम को बंद करने के लिए और बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ रिफॉर्म पॉलिसीज शुरू की थी, प्रोसेस शुरू किया था। इट यूज्ड अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आधार टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम। द सीडिंग ऑफ राशन कार्ड्स विद आधार इज बीइंग डन, ठीक है। इसको करने के लिए लोगों ने सिस्टम ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, सबके आधार कार्ड को रजिस्टर्ड कराया और रजिस्टर्ड करा के उन्हीं लोगों को फिर क्या किया, राशन देना शुरू किया और ये काम हो भी चुका है, ठीक है। It will enable migrant workers to buy food grains from any FSC by using their existing सेम राशन कार्ड। ये क्या हो, जो माइग्रेंट्स होंगे, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं काम करने के लिए, जो लेबर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। वो किसी भी शहर में जाके राशन ले पाएंगे किसी भी FPS से, ठीक है, अपने उसी सेम राशन कार्ड से। हाउ इट विल वर्क, ये कैसे काम करेगा। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड जो है वो पोर्टेबल होगा, जो इंट्रा स्टेट है, दूसरे स्टेट्स में भी और अपने स्टेट्स में भी एक ही राशन कार्ड से क्या होगा, हमें सामान मिल जाएगा। While the integrated management of public distribution system provides the technological platform for the interstate portability of ration card, enabling of migrant workers to buy food grains from any FPS across the country. The other portable अन्य वितरण .nic in post the data of distribution of food grains through EPDS device with a state। इसमें क्या होगा, जैसे कि हम लोग अन्य वितरण .nic है, उसमें क्या है, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट PDS सिस्टम है, वो क्या करेगी, सारे लोगों का डेटा उस पर अवेलेबल करा देगी, ताकि कहीं से भी कोई भी जब वो कार्ड चेक करे, उनका आधार चेक करे, तो उनको पता चल जाए कि हाँ ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसी तरह ये काम करेगी। इसको सम अप करते हैं, ठीक है। द अन्न वितरण पोर्टेबल पोर्टल इनेबल्स अ माइग्रेंट वर्कर और हिज फैमिली टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ PDS। ये जो अन्न वितरण पोर्टल, ये क्या करेगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उनकी फैमिली को ये PDS सिस्टम की सुविधा दिलाएगा, ठीक है। आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट बट विद इन देयर स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी और लेकिन स्टेट के अंदर अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं स्टेट के बाहर भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट के बाहर हम लोग जा सकते हैं लेकिन स्टेट के बाहर नहीं। While a person can buy her share of food grains as per her entitlement under the NFSA whenever she is based, the rest of her family members can purchase subsidized food grain from their ration dealer back home, ठीक है। वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसका कोई एक मेंबर बाहर है तो वो अपने हिस्से तक का बाहर से ले सकता है और उसके जो अनदर फैमिली मेंबर्स है वो भी उसी राशन कार्ड से कहीं और से सामान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड बिगेस्ट हैकाथॉन, ठीक है। जो हैकर्स होते हैं उनके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ काम किया है, देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड अ ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मॉलर इंडिया हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुडे। वो लोग क्या करने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये देख लेते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है क्या। Smart India Hackathon is a nationwide initiative to provide students with a platform to solve some of the pressing problems we face in our daily lives and thus inculcate a culture of product innovation and a mindset of problem solving। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। जो कि डेली लाइफ में हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आके अलग अलग सॉल्यूशन दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अलग अलग इनोवेशंस होंगी, माइंडसेट बदलेगा लोगों का। द फर्स्ट 3 एडिशन SIH 2017, 18 एंड 19 प्रूव टू बी एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन प्रोमोटिंग इनोवेशन। जो हमारा 3 राउंड पहले हो चुका है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है इनोवेशन को प्रमोट करने में, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन यंग माइंड्स स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। जब यहाँ आपके आके लोग क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन देने लगते हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक यंग इंडिया के अलग अलग माइंडसेट्स को देखते हैं और एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देखते हैं कि हाँ कौन कितना अलग सोच सकता है। तो यही एक प्लेटफॉर्म क्या करने वाले हैं, आज
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। ठीक है, होप आपको आज का ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, पूरा करंट अफेयर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और अगर आप कोई थ्योरेटिकल पार्ट चाहते हो, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से विथ हैंड रिटन नोट्स विथ लेक्चर्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।